हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरे एपिसोड में। पूरी प्लेलिस्ट कायदे से बना दी गई है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वाइज चलेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको समझाते चलेंगे। पॉइंट नंबर अगर हम एक कहें तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी कुल मिला के जितने भी संविधान आज तक के हैं, वो अमेरिका का हो, रूस का हो, कहीं का भी हो, उनमें सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो है कहाँ का? अपने यहाँ का, भारत का। ठीक है, संविधान जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान कहाँ का है? जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है, जो लिखा हुआ संविधान होता है वो लिखित संविधान होता है। ठीक है, और कुछ संविधान जो है वो अलिखित, जो लिखे नहीं गए लेकिन संविधान उनके लागू हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो संविधान कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक लिखित और एक अलिखित। ठीक है, उसके बाद जब संविधान बनाया गया तो मूल रूप से भारत की संविधान में एक प्रस्तावना थी। पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियोस में एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में बढ़कर 470 तक पहुंच गए और 12 अनुसूचियां तक पहुंच गई। यानी कुल मिला के समय समय पर संविधान में संशोधन होता रहता है, अनुच्छेद बढ़ाए जाते रहते हैं, अनुसूचियां बढ़ाई जाती रहती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के धीरे धीरे बढ़ते गए। अब बात करते हैं आगे। विश्व में किसी भी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद, कितने? 470 के करीब अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूचियां 12 से 12 के करीब हो गई। तो कुल मिला के, बल्कि 470 अभी ये अपडेटेड नहीं है आंकड़ा, तो कुल मिला के 2019 के आखिर में 20 में जो है 470 थे, तो वही वाला आंकड़ा है। उसके बाद आंकड़ा बढ़ा होगा, तो हो सकता है इससे और एक दो और बढ़ गए हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये सोचिए कि इतने अनुच्छेद किसी संविधान में नहीं है। ठीक है, अब इसे विस्तृत बनाने के पीछे कारण क्या है हम आपको सिर्फ बताते रहते हैं, आप अपने हिसाब से हेडिंगें बना बना के लिख सकते हैं। अब आप इतने बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। जैसे हमने कहा विस्तृत बनाने के पीछे कारण, तो वही आपने हेडिंग बना ली। ठीक है, तो विस्तृत बनाने के पीछे कारण क्या है? नंबर एक, भौगोलिक कारण और भारत का विस्तार है। भौगोलिक कारण क्या है? आप कश्मीर में तो कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, अलग अलग जलवायु है। ठीक है, ऐसे इधर गुजरात से उधर चले जाइए, ये अरुणाचल प्रदेश है क्या, तो कुल मिला के पूरा का पूरा जितना भी इंतजाम है सब अलग अलग जलवायु है। ठीक है, तो जब अलग अलग जलवायु है तो फिर जाहिर सी बात है, अलग अलग जलवायु के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, हर तरीके से इसे विस्तृत बढ़ाया गया। विविधता है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐतिहासिक कारण क्या है? जैसे भारत का जो शासन अधिनियम 1935 था, वो भारत, हमने आपको बताया था 2 अधिनियम बहुत खास थे, 1935 और 1947। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की 2 वीडियोस और आ चुकी हैं, आप पहले उन्हें देखें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज इस किताब को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जी और भी चैप्टर कवर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट सब कवर करा जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री तैयारी आपको यहाँ पर मिल रही है। आराम से नोट्स बनाते चलिए और कायदे से तैयारी करते चलिए। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक कारण क्या था? 1935 का जो अधिनियम था। ठीक, तो ये अधिनियम क्या था? बहुत सारा डिटेल में था, इसमें पूरी जानकारी थी। वो सब वहाँ से जो है जितने भी कारण थे या जो अनुच्छेद टाइप थे, उन्हें बना के यहाँ भी लिया गया, और जब यहाँ पे उन्हें ऐड किया गया तो वो पहले से 1935 वाला अधिनियम बड़ा था, तो इस चक्कर में यहाँ पर इसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ा और ये बड़ा हो गया। ठीक, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों का एकल संविधान। अच्छा, जम्मू कश्मीर में थोड़ा अलग था संविधान, जो अभी 370 बाद में हटी थी, तो फिर वहाँ की दोहरी नागरिकता थी, वो खत्म हो गई। अभी हम आगे आपको समझाएंगे। लेकिन उसके अलावा अब हर राज्य के लिए पूरा एक संविधान बनाया गया। हर राज्य, इतने सारे राज्य हैं, उन सब के बारे में भी वहाँ पे मेंशन करना था। तो कुल मिला के धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा हो गया हिसाब किताब। ठीक, कानूनी विशेषज्ञों का प्रमुख होना। अब कानूनी विशेषज्ञ यानी वकील ज़्यादा थे, पहले ही बता चुके हैं हम। तो जब वकील ज़्यादा थे, उन्होंने अपने हिसाब से जितना अच्छे से अच्छा कानून के हिसाब से लिख पाया, उतना अच्छे से अच्छा लिखा, और इस वजह से भी ये बड़ा होता चला गया संविधान। ठीक है, अब विभिन्न स्रोतों से भेद सुनिए। विभिन्न स्रोत क्या, कहाँ से क्या क्या लिया गया? तो जो इसका बेसिक मूलभूत ढांचागत हिस्सा, ढांचा का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। तो यानी अपने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। ठीक, उसके बाद
जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग का मतलब हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो लिए गए हैं अमेरिका से। नीति निदेशक जो सिद्धांत है, ये सब क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नीति निदेशक, ये सब हम अभी आपको डिटेल करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सब बताएंगे, आपके कर्तव्य क्या हैं, मूल अधिकार क्या हैं, सब कुछ, देश के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, आप क्या अधिकार हैं जो देश से मांग कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक, नीति निदेशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो राजनीतिक भाग है, कैबिनेट सरकार का जो सिद्धांत है राजनीतिक भाग, वो लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, तो राजनीतिक भाग कहां से, ब्रिटेन से। उसके बाद अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सबसे लिया गया। ठीक, सबसे अधिक प्रभाव जो है हमने आपको बताया, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, सबसे अधिक प्रभाव उसका रहा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे नम्यता और अनम्यता का भी समन्वय है। नम्यता का मतलब थोड़ा सा लचीला भी है, थोड़ा सा ये कठोर भी है। कोई क्या भारत का संविधान कैसा है, बोले ना लचीला है ना कठोर है, दोनों तरीके का। अब ये लचीला कठोर क्या है, कठोर का मतलब जहां पर एक बार संविधान बन गया तो फिर उसे बदल नहीं सकते हैं, और लचीले का मतलब बहुत आराम से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बदला नहीं जा सकता, संशोधन नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं बहुत आराम से हो सकता है। तो दोनों कंडीशन यानी मिक्सअप है, ये नम्यता भी है और अनम्यता भी, यानी लचीलापन भी है और कठोर भी है ये। ठीक है, उसके बाद भारत का ये मिला जुला ये संविधान है। ठीक है, अब हम इसके आगे आपको बताते हैं, अनुच्छेद जो 368 है में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। यानी कुल मिला के हमने आपको बताया है कि संशोधन होगा तो भारत में, लेकिन संशोधन कैसे हो सकता है, तो संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368, जो भी अनुच्छेद यहाँ पे बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, वो आप नोट करते चलें। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 367 बताया गया। ठीक है, 2 तरीके के प्रावधान है इसमें। नंबर 1, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी दोनों जो सदन है अपने यहाँ के, उनमें अगर जो नेता लोग हैं, सदस्य हैं जो वहाँ के, 2/3 लोग मान लेते हैं तो फिर संशोधन कर दिया जाएगा। या फिर आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, आधे से ज्यादा राज्य कहें कि ये चीज बदल दी जाए, ये कानून बना दिया जाए, तब भी जो है बदलाव कर दिया जाएगा। कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के, यानी बहुत कुछ नॉर्मल से हैं जो आम विधायी प्रक्रिया द्वारा भी बदल सकती है, संसद अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। लेकिन जैसे मान लिया राज्यों की शक्ति में कटौती है, हम राज्य के बारे में तो संसद कैसे बदल देगी। अब किसी का राज्य, किसी का हनन हो रहा है, किसी का अधिकार का हनन हो रहा है, तो राज्यों की शक्ति में कटौती नहीं कर सकती है। तो कुछ बेसिक हैं, लगता है कि देश के लिए कामयाब है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, केवल उन्हीं को संसद अपने हिसाब से बदल सकती है। उसके अलावा जो दोनों सदन है वहाँ 2/3 बहुमत होना चाहिए, या फिर अगर नॉर्मली बात करें तो आधे से ज़्यादा जो राज्य हैं वो अगर अनुमोदन करें, तब आप नया जो है संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव। नंबर 2, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, अब जो भारत की सरकार है वो कैसी सरकार है, संघीय सरकार है। लेकिन अब कुछ दिमाग में आएगा ये संघीय सरकार क्या होती है, तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। संघीय सरकार की कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर वो कंडीशनें फॉलो होंगी तो हम लोग कहेंगे कि जो सरकार है वो संघीय सरकार है। नंबर 1 सुनिए क्या है, संघीय सरकार के लिए 2 सरकार होनी चाहिए। हालांकि जब अपना संविधान बना था तो 2 ही सरकारें थी। कौन कौन सी थी, एक केवल केंद्र की सरकार होती थी, ऐसे करके बनाते हैं, एक केंद्र की सरकार होती थी और एक राज्य की सरकार होती थी। ठीक है, तो कुल मिला के जब अपना संविधान बना था तब, इस समय तो हालांकि 3 सरकारें हैं, बाद में संशोधन हुआ, अभी बताएंगे। इस समय स्थानीय सरकार भी है। ठीक है, तो कुल मिला के पहले केवल 2 सरकारें, तो जहां पर केवल 2 सरकारें होती हैं और शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक, अब शक्तियों का विभाजन भी था, कुछ शक्तियां विधायिका के पास हैं यानी संसद के पास हैं, कुछ हमारे न्यायालय यानी न्यायपालिका के पास है, कुछ कार्यपालिका के पास है। तो नंबर 1 2 सरकार होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की कठोरता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए एवं 2 सदन होने चाहिए। तो अपने यहाँ 2 सदन भी हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब सबके लिए समान न्यायपालिका, ऐसा नहीं कि कोई नेता हो बहुत बड़ा, सबके लिए सेम है। अगर कोई प्रधानमंत्री है या सड़क के किनारे का कोई मान लिया भिखारी भी है, ऐसे अदरवाइज मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, भिखारी भी है, उसके लिए भी न्याय बिल्कुल सेम है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो जहां पर ये सारी कंडीशनें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं संघीय व्यवस्था। ठीक, लेकिन संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता भी है इसमें। अब एकात्मकता क्या है,
अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। नंबर 1 होता फेडरेशन, नंबर 2 होता कन्फेडरेशन, थोड़ा यहाँ पे शब्द इस्तेमाल ये हम बता देते हैं तो थोड़ा अच्छा, और एक होता है यूनियन। फेडरेशन क्या होता है? जहां पर राज्य और संघ बराबर होते हैं, ठीक, जो केंद्र वाला और राज्य वाला वो बराबर होता है, उसे कहते हैं फेडरेशन। जैसे अमेरिका में जितना राज्य का जलवा है उतना ही संघ का जलवा है, ठीक है। उसके बाद जहां पर राज्यों के पास ज्यादा पावर होती है, राज्यों के पास ज्यादा पावर होती है, उसे कहते हैं कन्फेडरेशन। जैसे ऑस्ट्रेलिया, राज्यों के पास ज्यादा पावर होती है, उसे कहते हैं कन्फेडरेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया। और यूनियन में क्या है? यूनियन में केंद्र के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे भारत। जैसे अपने प्रधानमंत्री को पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे आगे कि राष्ट्रपति को कितनी पावर है, प्रधानमंत्री को क्या है, समझते रहिए, काफी अच्छा है। और 2 सदन भी अपने यहाँ। तो संघीय व्यवस्था की हमने आपको कंडीशनें बताई, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। फिर भारत एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी है, यानी पूरी तरीके से यह संघीय नहीं है, इसमें एकात्मकता के लक्षण भी हैं। अब एकात्मकता के लक्षण कैसे हैं, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, एकात्मकता क्या है? चाहे राज्य हो और चाहे केंद्र हो, ठीक, सब में एक संविधान है, ठीक। एकल नागरिकता है सबके लिए, नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? आपने पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान की, ठीक है। उसमें शाहरुख खान लोगों से पूछते हैं, चक दे इंडिया पिक्चर है उसमें वो पूछते हैं, हाँ भाई कौन सी टीम से, कोई कह रहा पंजाब, कोई कहता है हरियाणा। एक जो उनकी कैप्टन होती है, बाद में बनाते हैं बिंदिया, वो कहते हैं इंडिया। तो हम सबकी नागरिकता एकल नागरिकता है, हम सब लोग क्या है? इंडियन है, भारतीय। अलग अलग नागरिकता नहीं है कि हम पंजाब के हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के। जब नागरिकता भरी जाती तो हम लोग क्या करते हैं? भारतीय यानी इंडियन है। तो एकल नागरिकता है, एक संविधान है, केंद्र जो है मजबूत है हमारा, जो ऊपर जहाँ से संचालित होता है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। तो न्यायपालिका, अब न्यायपालिका एकीकृत कैसे, थोड़ा समझाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ऐसे यहाँ से दिखाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बोलते थे। फिर होता है हाई कोर्ट, और फिर जो आपका नॉर्मल बात हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3, पूरा एकीकृत कैसे बोले? ये तो 3 है, तो एकीकृत कैसे हो गया? ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता, कोई भी फैसला होता कहाँ? जिला वाली जो अदालत होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे 2 बातें हैं। एकीकृत कैसे है? जब कभी आदेश आता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आदेश आता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, उसी को मानेगी हाई कोर्ट, और उसी को मानेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी आदेश हमेशा एक ही, जो ऊपर से आया आदेश वही सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जब कभी अपील की जाती है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है। क्या मतलब? अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हार गए तो आप अपील करेंगे कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हार गए तो कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। यानी पूरी एकीकृत है, आदेश आ रहा जो ऊपर से वही नीचे तक चल रहा, अपील नीचे से ऊपर तक जा रही है, यानी हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक। अगर अलग अलग होता तो राज्य भैया अपना राज्यपाल चुन लेता, लेकिन हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसे कौन लगाता है? केंद्र सरकार। इसीलिए कभी कभी क्या होता है आपको बताएं, मान लिया, अभी आपको आगे बताएंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, आपातकाल क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है? केंद्र का राज्यपाल होता है। अब केंद्र का अगर राज्यपाल है तो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी भी राज्य में राज्यपाल के थ्रू क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, मान लिया उनकी सरकार नहीं बनी, जैसे इस समय अभी बंगाल के चुनाव हुए थे, मान लिया मोदी जी चाहें, हालांकि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन वो चाहें थोड़े बहुत जो है वहाँ पे माहौल बनाएंगे और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बंगाल में, अगर चाहें, क्योंकि हमारी सरकार नहीं आई तो हम किसी के नहीं होने देंगे। कंडीशनें लगा दी, 50 बता दिया, बहुत कुछ होता है। प्रधानमंत्री के पास काफ़ी अधिकार होते हैं अगर थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिल जाए तो, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? ये भी देखो एक ही है। जैसे अखिल भारतीय में कौन आता है? आप लोग सब लोग जो आगे चल के यूपीएससी वगैरह में जो क्वालिफाई करेंगे, अधिकारी बनेंगे, वो सब एक ही करते हैं, अलग अलग थोड़ी ना। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान जो हैं, और मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था का एकात्मकता की ओर झुकाव है। हमने आपको बता दिया कि संघीय व्यवस्था क्या होती है और एकात्मकता क्या। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मकता भी है, तो दोनों बातें मिली हुई, यानी संघीय व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में। ये पूरी बात क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको ये बता दे रहा है कि संघीय व्यवस्था है जरूर एकात्मकता के साथ, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में, यानी संघीय शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है?
राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और इसके दो अभिप्राय हैं। कितने अभिप्राय हैं? दो। पहला अभिप्राय क्या, जरा समझिए। पहला अभिप्राय है भारतीय संघों के बीच समझौते का निष्कर्ष नहीं होगा, यानी जो भारतीय संघ है राज्यों के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। नंबर दूसरा क्या, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह नहीं है कि मान लिया उत्तर प्रदेश कह रहा हम तो अलग हो जाएंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, इस तरीके से कुछ नहीं है। कोई आप समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, संघ के साथ। और नंबर दो, आप अलग भी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है राज्यों का संघ है, यानी जो राज्य हैं उनसे मिल के संघ बना हुआ, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं, इसका आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद सरकार का संसदीय नंबर, अगला जो भी आपका नंबर हो अपना डाल लीजिएगा। सरकार का संसदीय रूप, ये हम लोग संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अगली विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। तो भैया क्या हुआ, अब यहां पे समझिए दो बातें हैं। अमेरिका की जो सरकार है वहां पर क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जो भी पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, अमेरिका वाली प्रणाली को नहीं अपनाया। हम लोगों ने किसे अपनाया है, हम लोगों ने अपनाया ब्रिटेन वाली प्रणाली को। ब्रिटेन वाली प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली है। ये संसदीय प्रणाली क्या होती है आपको पता होगा, एक प्रधानमंत्री चुन के जाता है, उसी पार्टी का एक जान पहचान वाला राष्ट्रपति बन जाता है, लोग चुनते हैं। तो अमेरिका में कौन सी प्रणाली है, अध्यक्ष प्रणाली है, ठीक है। उसे नहीं अपनाया हम लोगों ने, किसे अपनाया, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें कौन होता है पता आपको, संसद यानी विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, ठीक, सब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। और इसे हम लोग मंत्रिमंडल की सरकार बोलते हैं, ठीक। मंत्रिमंडल मतलब क्या है, जिसके मंत्री चुन के जाएंगे उसका मंत्रिमंडल बनेगा, फिर मंत्रिमंडल की सरकार बनेगी, इस तरीके से काम चलेगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ भी करना होता है तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, मंत्रियों का सपोर्ट है, वो उन लोगों से राय लेगा। अभी हमने आपको बताया कोई अगर कानून बनाना है तो क्या करोगे, जो सदस्य होंगे जब वो मोहर लगाएंगे तभी तो। इसका मतलब अगर आपके पास बहुमत में तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कंडीशन राष्ट्रपति की है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब सदस्य प्रधानमंत्री की पार्टी में तो फिर क्या होगा, फिर आराम से वो पास करा लेगा। कोई भी कानून में संशोधन करना है, कुछ भी करना फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री देखा जाए तो एक तरीके से पावर थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है जिस पार्टी की सरकार होती है, ठीक। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर एक और बात भी है, जैसे अपने भारत में क्या है, अगर मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक, इनकी पार्टी को बहुमत ना हो, संसदीय वाले में होता है, तो क्या होगा, इन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति वाले में, अध्यक्षीय वाली प्रणाली, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जो व्यक्ति राष्ट्रपति अगर उसकी पार्टी के पास बहुमत नहीं भी है तब भी वो राष्ट्रपति बना रह सकता है, ठीक है, तब भी वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। उसके बाद भारत में केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय प्रणाली, यहां भी आपने देखा होगा वैसे चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे एमपी के और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पे एमएलए के दोनों जगह चुनाव होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आदमी क्या होता है, सांसद बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है, विधायक बन जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ भी है, उसी तरीके से यहाँ भी चुनाव होते हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या, जरा सुनिए। अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक है, जो पावर है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति। अब देखिए हम नहीं कह रहे राष्ट्रपति की पावर कम है, जो हमारा अनुच्छेद 74 है वही कह रहा है कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति। तो वास्तविक कौन हो गया, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र कौन हो गया, राष्ट्रपति, ठीक है। बहुमत वाले दल की सत्ता, सबको पता है कि भैया जिसकी सीटें ज्यादा निकलती हैं, जिसे बहुमत मिलेगा उसी का जलवा होगा। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी संसद के जो है विधायिका है उसके सामने कार्यपालिका को जवाब भी देना पड़ेगा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ऊपर कौन करता है, प्रधानमंत्री, राज्यों में कौन करता है, मुख्यमंत्री। निचले सदन का विघटन, ठीक। भारतीय प्रणाली ब्रिटिश पर आधारित है, यानी हम दो बातें हमने बताई, राष्ट्र अमेरिका वाला नहीं, बल्कि हम लोग किससे हम लोग प्रेरित हैं, ब्रिटिश वाली से, ठीक। जो ब्रिटिश वाली चली आ रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया गया। लोकसभा राज्यसभा चुनाव होंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, ये सारी कंडीशन लगातार चल रही है, ठीक। अब अंतर क्या है, कोई कहते हैं पूरी तरीके से कॉपी कर लिया अंग्रेजों को, तो पूरी तरीके से नहीं, अंतर है, हम आपको बताते हैं। नंबर एक अंतर क्या है, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। संसद मतलब ऐसा नहीं जो संसद कह देगी फिर उसे कोई काट नहीं सकता, उसके लिए और भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय वगैरह बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के ये पूरी तरीके से संप्रभु नहीं है। नंबर दो,
प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यहां पर चुन के जाता है। हम लोग वोट डालते हैं तो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ब्रिटेन में क्या होता था, उत्तराधिकारी, पता हम हैं, फिर मेरा लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा, तो वहां उत्तराधिकारी होता था। यहाँ उत्तराधिकारी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है कि मान लिया पहले मोदी जी हैं, कोई और चुन के जाएगा, मान लिया कल को आप चुन के गए, आप प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। राजनीति के जानकार, इसे जो सरकार होती है इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं या प्रधानमंत्री मंडल सरकार भी कहते हैं, क्योंकि भाई हमने आपको बता दिया नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है, तो इसलिए प्रधानमंत्री मंडल सरकार भी कहते हैं, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि सारा जलवा प्रधानमंत्री का ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका 6, 7 या 3, 4 जो भी पॉइंट अपना डाल लीजिएगा। अगला पॉइंट है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, ये अगली विशेषता है। अब यहां पे दो बातें हैं। संसदीय संप्रभुता का जहां पे संसद का जलवा होगा, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजों के पास होता था, ठीक है। और न्यायिक सर्वोच्चता का जहां न्यायालय के पास सब कुछ है, जैसे अमेरिका है, ठीक। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है, अपने यहां दोनों को ध्यान दिया गया, ये भी है और ये भी है, थोड़ा अलग है। भारत में इसकी शक्ति थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे दोनों। अब यहाँ पे बात सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी मान लिया प्रधानमंत्री जो है वो उसने अपनी पार्टी के हित में आके कोई उल्टा सीधा कानून मान लिया बना दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन अब संसद की पावर सुनिए, संविधान को संशोधित कर सकता है, यानी अगर कोई संविधान में चाहे तो संसद उसे बदल भी सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे किसी को पावर नहीं, दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बैठे हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रही है, संसद भी देख रहा, संसद क्या कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, एक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका या ब्रिटेन की तरह एक आदमी को पावर दे दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कानून बनाएगा कौन, कानून बनाएगी विधायिका यानी संसद, ठीक है। लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, और रक्षा उसकी कौन करेगा, न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई उल्टा सीधा कानून बन गया तो उसे सर्वोच्च न्यायालय तुरंत रद्द कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको बताएं कि एक आया था, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, हम आपको बताते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, जो आरक्षण था उसमें बहुत सारे लोगों ने धरना दिया कि आरक्षण सबको नहीं मिलना चाहिए। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, शायद हमें ध्यान नहीं, कुछ ऐसा हुआ था कि जिन लोगों की आय 8 लाख से ऊपर है, कुछ ये कंडीशन दी जाए, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी थी। तो इस तरीके से अगर कोई उल जुलूल कानून बन जाता है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसे हटा सकता है या उस कानून को रद्द कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप डालेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या हमने आपको बताया, एकीकृत न्यायपालिका अभी हमने आपको बताया था, पीछे तो दोबारा नहीं बताएंगे। आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है और अपील हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पूरी जानकारी पीछे हम दे चुके हैं, उसके बारे में आप लिखें। उसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, फिर राज्य वाला, उसके नीचे अधीनस्थ या जो जिला वाले न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी संघीय अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा या अब ये पॉइंट यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है न्यायपालिका के बारे में। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी जो मेरे मूल अधिकार हैं, जैसे हमें यहाँ पर रहने का अधिकार है, अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। अगर हम मान लिया हिंदू धर्म में हुए हैं, ठीक है, और हम जैसे अम्बेडकर साहब का बताते हैं, वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उन्होंने क्या किया था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ ये हमारा मूल अधिकार, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है धर्म कोई हमें विवश कर रहा है कि तुम यही वाला धर्म अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं। मूल अधिकार में आता, अभी बताएंगे। तो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा या संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ बात और भी आपने सोची होगी, आपके दिमाग में आएगा। जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद जो 60 है उसमें राष्ट्रपति शपथ लेता है। देखा होगा कभी, मैं शपथ लेता हूं विधि द्वारा निर्वाचित, मैं शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। तो भैया जब राष्ट्रपति शपथ ले रहा तो राष्ट्रपति को फिर रक्षक क्यों नहीं कर रहा? तो उसके लिए 2 अनुच्छेद और हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है, जिसमें अदालतों को यानी न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। अगर कोई कह दे कि यार ये 60 में राष्ट्रपति ने शपथ ली, ये क्या बेकार है? कहना बेकार नहीं है, लेकिन 32 और 226 में यह बताया गया है कि जो व्याख्या करेगा उसकी, वो कौन होगा? न्यायालय होगा। यानी रक्षक किसे कहेंगे हम लोग? न्यायालय को। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन रक्षक है मौलिक अधिकारों का, ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? न्यायालय। तो इस तरीके से आप बता देंगे।
उसके बाद यानी न्यायालय संरक्षक कहलाती है न्यायपालिका की। उसके बाद न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा और जो सैलरी है वो भी भारत की निधि से होगी, यानी जो सैलरी दी जाएगी न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन्हें भी कहाँ से सैलरी दी जाएगी, भारत की जो संचित निधि है उससे दी जाएगी। ठीक, अगला नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हर आदमी को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार, जिसे आदमी हक कहता है। ये तो बिल्कुल चेहरा आदमी का खिल गया होगा। बोले हक की बात तो जब होएगी तो भाई चेहरा खिलेगा ही। जैसे मान लिया घर पे दो भाई बहन हैं, पिताजी मान लिया थोड़े से बूढ़े हो गए, मेरा हक है, आधी जमीन मेरी है, तुम्हें चाहे तो उठा के फेंक सकते हैं। आदमी उल्टी सीधी बात करता है, हालांकि हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन आदमी बोलता है, क्या कर सकते हैं। तो जहां अधिकार की बात होती है वहां आदमी गर्व से कहता है करो, कैसे नहीं, हमारा है। तो क्या अधिकार है, आइए देखते हैं। नंबर 1, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का। अब यहां पे जरा मेरी बात समझ लीजिए, थोड़ा बताते हैं। जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, यानी हमारे देश के लिए हमारे 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था। फिर आपके दिमाग में आएगा तो एक कम कौन सा हो गया, तो एक कम हो गया संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता था, ठीक, लेकिन बाद में संशोधन करके उसे जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक, तो अब आज की डेट में संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने थे, 7। संपत्ति का अधिकार हटा के किस में कर दिया गया, कानूनी अधिकार में उसे बदल दिया गया। ठीक है, कौन कौन से हम आपको बताते हैं, आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1 है समानता का अधिकार, यानी सबको समानता होगी। नंबर 1 समानता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, यानी सब समान, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी कहते रहते हैं। तो समानता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में हम बोल रहे हैं, आप लिखें। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में, 19, 20, 21, 22। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध है 23 से 24 में। शोषण, कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको दुखी कर रहा है, आपको रास्ते में जैसे लड़कियां जा रही, कोई परेशान कर रहा है, तो यह आपका अधिकार है कि आप सड़क पे चौड़े होकर जा सकते हैं। कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और दोबारा उसको फिर आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई आपका शोषण कर रहा है, जबरदस्ती, मान शोषण हर तरीके का हो सकता है, मान कहीं रह रहे हो, अवकाश से ज़्यादा किराया ले रहा है, या मार रहा है, हड़का रहा है, गालियाँ दे रहा है, ये सब उसी में आता है। ठीक है, फिर ये शोषण के विरुद्ध जो है 23 से 24 में। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, हर आदमी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से धर्म को मान सकता है, यह है 25 से 28 में। ठीक, और सांस्कृतिक व शिक्षा है 29 से 30 में। सांस्कृतिक व शिक्षा है 29 से 30 में। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है 32 में। ठीक है, तो टोटल हमने आपको बता दिया 6 अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है 32 में, यानी 32 में, यानी 14 से 32 तक ये हैं। उल्लंघन होने पर न्यायालय के माध्यम से लागू होता है। अगर आपका हनन हो रहा है, कोई आपके मौलिक अधिकारों को परेशान कर रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आप न्यायालय की शरण में जाइए, आपके मौलिक अधिकारों को माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद संसद जो है, अब यहाँ पे कुछ बातें भी हैं। संसद अगर चाहें तो वो संविधान जो संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, लेकिन ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है। मान लिया आपातकाल है, बहुत बुरी स्थिति है, उस कंडीशन में मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, कोई संसद समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। 20 और 21 अभी हमने आपको पीछे बताया। तो 20वां और 21वां कौन सा जो हमारा मौलिक अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी उसे रद्द नहीं कर सकता, तो 20 और 21 वाला संसद भी समाप्त नहीं कर सकती, स्थगित नहीं कर सकती, मतलब। ठीक है, अगला नंबर, ये थे मौलिक अधिकार, आपको पता चल गया होगा। अगला नंबर, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब दोनों में फर्क है, जो मौलिक अधिकार है वो कानून की तरह काम कर सकते हैं, कानून आके, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आप अगली हेडिंग डालेंगे, अगली विशेषता। तो जो अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की अनूठी विशेषता, ये अंबेडकर साहब ने कहा था। इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में है। मौलिक अधिकारों का कौन से भाग में है, 3रे भाग में, और नीति निदेशक तत्वों का कौन से, 4थे भाग में। ठीक है, तो मोटे तौर पे कहा जाए तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है नीति निदेशक तत्वों को, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। जैसे जो अनुच्छेद
नंबर 40 है, अनुच्छेद नंबर जो 40 है उसमें 73वां संशोधन व 74वां संशोधन किया गया। 73वां और 74वां संशोधन किया गया और इससे स्थानीय स्वशासन बढ़ा। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं कि जो महिलाएं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, मौलिक अधिकारों के समान इन्हें कानून के रूप में इकट्ठा नहीं किया सकता। थोड़ी सी आपको बताते हैं जैसे क्या किया नीति निर्देशक तत्वों ने, जैसे महिलाएं हैं वो चुनाव में भाग ले सकती हैं, तो इससे क्या हुआ, हमने आपको कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना, यानी राज्य का अधिक से अधिक कल्याण हो, कल्याण करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, लेकिन इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एक मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 में। ठीक है, मिनर्वा मिल्स जो मामला था 1980 में, मिनर्वा मिल्स सुन लीजिए, 1980 में मिनर्वा मिल्स, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के आधार पर रखी गई है। इसका मतलब दोनों कम नहीं है, दोनों का अपनी अपनी जगह पे स्थान है। नीति निर्देशक तत्वों का अपना स्थान है और मौलिक अधिकारों का अपना स्थान है। बस अंतर क्या है, मौलिक अधिकार जो है उन्हें कानून के रूप में हम लोग लागू कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। ठीक, अगला जो पॉइंट, अगली विशेषता आप डालेंगे, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य। अब अपने कर्तव्य, बोले अरे सर जी अधिकार मिले तो बहुत मजा आता है, जैसे आजकल होता है कि पिताजी की संपत्ति चाहिए वो मेरा अधिकार है, लेकिन पिताजी के प्रति कर्तव्य, पिताजी पड़े हुए हैं उन्हें कोई उठाना नहीं जा रहा, कर्तव्य नहीं पालन करना चाह रहा, तो वह आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो सुनिए। नंबर 1, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही घंटा निकल जाएगा। अगर कोई गौवा भी जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है वो भी सुने तो वो सोचेगा यार हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, पता ही नहीं है। 99% लोग जो दुकान खोल के बैठे आप उनके पास जाइए, कहना बताओ आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य, तो चले जाओ यार दिमाग ना खराब करो, सुबह से बोनी हुई नहीं मेरा दिमाग खराब, जानना ही नहीं जाता आदमी क्या कर्तव्य है। तो पता होने चाहिए, अगर देश में रहते हो तो अगर मान लो नहीं भी तैयारी कर रहा हो तब भी कर्तव्य पता होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 कर्तव्य क्या है, हालांकि जब मूल संविधान था तो उसमें उल्लेख नहीं था, यह भी बता दे रहा आपको, जब संविधान बना था तो कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में संशोधन किया गया, शायद 76 में यह संशोधन हुआ था और तब यह कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में, कब, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से, कौन सा संशोधन, 42वें संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान ये शामिल किए गए थे। इसी को मिनी संविधान भी कहा गया 42वें संशोधन को, क्योंकि अचानक से बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए 42वें संशोधन 1976 को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद 2002 के 86वें संशोधन 86वें संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। ठीक, संविधान के 4A, ये वाला संविधान के 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 का है। 4A में उल्लेख किया गया है, जो कि क्या है, 51 का है। संविधान के 4A भाग में इनका जिक्र किया गया है कर्तव्यों का, जो कि अनुच्छेद कौन सा है, 51 का। यानी मौलिक हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं, उनकी बारी किसमें है, अनुच्छेद 51 का में है। ये सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारे कर्तव्य क्या है वो भी सुन लीजिए, आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, संविधान, जो भारत का संविधान है उसका आदर करना है, राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे का आदर करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक, राष्ट्रगान आपको बता चुके हैं पिछले वाले क्लास में, जनगण मन अधिनायक जाए, तो सम्मान करना है, यानी कहीं बज रहा है, पड़े हुए हैं नशे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर 1 आपका कर्तव्य है, आप संविधान का कहने के लिए एक लाइन है, ये संविधान की रक्षा, लेकिन अगर कायदे से कहेंगे तो संविधान में सब कुछ आ गया, संविधान में पूरा कानून है, यानी उन सबको पालन करना है। तो संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करिए, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी है। हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो मान लिया बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं बढ़िया सी बिल्डिंग है वहाँ गए पुड़िया खा खा के थूक रहे, ये सब संविधान के खिलाफ है। आपका कर्तव्य है, कोई आपसे कहने नहीं आएगा, ये आपका कर्तव्य है कि जो आपकी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसकी आप रक्षा करें, लेकिन आप जा रहे हैं थूक रहे हैं, गलत बात है। भाईचारे की भावना जारी करना है हम लोग, मतलब कुल मिला के भाईचारे से रहो, लड़ाई मत करो। और सोचिए अगर पूरी तरीके जैसा संविधान लिखा गया अगर वैसे ही सब फॉलो करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो मौलिक कर्तव्य अपने अपने समाज, देश, अन्य नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाते हैं। यानी मौलिक कर्तव्य में सिखा रहे हैं हमें अपने देश के प्रति कैसे जिम्मेदारियों को निभाना है। ठीक है, और कर्तव्यों को भी कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता, ये बात सुन लीजिए। केवल जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें ही कानून की तरह लागू किया जा सकता है, बाकी इन्हें भी कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक,
अगला नंबर है, नंबर जो भी आपकी हेडिंग हो, अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है जहां सभी धर्मों को समान तरीके से समझा जाए। समान तरीके से कैसे समझा जाएगा? आपने देखा कभी यहां पे ऐसा हुआ कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, सरकारी जो कायदे की है उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे कहीं झोला छाप वालों की नहीं। आप मुस्लिम हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं होता। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, सारे धर्म समान है। संविधान में लिखा गया धर्मनिरपेक्ष ही किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। यानी किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दे रहा कि ये हिंदू है तो इन्हें शामिल कर लीजिए, मुस्लिम है तो शामिल मत कीजिए, या सिख है तो शामिल मत कीजिए। 1976 में के ये शब्द बढ़िया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 के 42वें संविधान, अभी हमने जो पीछे बताया जिसे मिनी संविधान बोलते हैं, उसी में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। प्रस्तावना नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना, विश्वास की रक्षा करती है। ठीक है, तो जो भी आदमी की प्रस्तावना है जो संविधान की, उसके तहत जो भी आस्था है, पूजा है, ये लड़कियों के नाम नहीं है, ये पूजा, आस्था, अर्चना, ये जो भी कुछ है ये रक्षा करती है कौन? प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि किस तरीके से आप कहोगे कि धर्मनिरपेक्ष है, तो जो अनुच्छेद 14 है 14, इसमें व्यक्ति को कानून में समान समझा जाएगा। क्या मतलब है? चाहे अभी हमने बताया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भिखारी हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए कानून बिल्कुल सेम है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। अनुच्छेद 14 में यह बताया गया। अनुच्छेद 16 में बताया गया है समान अवसर है सभी नागरिकों को, यानी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो, सबको समान अवसर, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 25 धर्म को अपनाने व पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम धर्म, सिख, जो भी धर्म आपको अच्छा लगे उसे अपना सकते हैं और अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, कोई आपको उसमें नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अपने हिसाब से आप प्रबंधन यानी कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 27 व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी धर्म का अगर वो प्रचार कर रहा तो उससे आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, कर नहीं ले सकते हैं, यानी धर्म का प्रचार करो टैक्स फ्री, कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 27 है ये। अनुच्छेद 28 28 नंबर सरकारी शैक्षिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं होगी। क्या मतलब? आपने देखा होगा स्कूलों में भले ही ऐसे जो लोग बधाई दे दें कि होली है तो रंग खेल लो बच्चे अपने हिसाब से, लेकिन ऑफिशियली नहीं होता। ऑफिशियली 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर ये मनाएंगे वो। कोई भी सरकारी जो भी जगह है वहाँ पर कुछ भी ऐसा धर्म से रिलेटेड नहीं करा जा सकता। बच्चे मनाते हैं तो लोग, टीचर लोग भी बधाई दे देते हैं, चलो ईद की बधाई हो, होली की बधाई हो, लेकिन ऑफिशियली क्या मनाया जाएगा? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब धर्म से कोई वहाँ पर रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 28। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या है? भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, कि हमारी जो भाषा है या हमारी जो लिपि है या हमारी जो संस्कृति है उसे हम अपनी सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं, इसका अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, या जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले हैं वो अपने पसंद से किसी कॉलेज वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1-2 कॉलेज हैं भी जो किसी लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अल्पसंख्यक है तो अपने हिसाब से वो आर्टिकल कौन सा है? 30 है। ठीक, अल्पसंख्यक अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद 44 नंबर अनुच्छेद 44 में कहा गया राज्य समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता, फिर वही बात घूम फिर के आ रही है, हर आदमी को समान अधिकार होगा, नागरिक समझा जाएगा, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ भी। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो जो पश्चिमी अवधारणा वहां से खिलाफ, पश्चिमी अवधारणा का मतलब क्या है? जो अंग्रेज थे, चर्च थे, उनसे बिल्कुल अलग है, उनसे इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, और यहाँ पे ये लागू नहीं हो सकती पश्चिमी वाली। क्यों? क्योंकि ये बहुधर्मवादी देश है। यहाँ पे अगर किसी एक अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, मान लिया सांप्रदायिकता आ गई, मान लिया हिंदू को बढ़ावा दे दिया गया, तो जो बाकी धर्म है उनका क्या होगा? मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब का क्या होगा? ये बहुधर्मवादी देश है, इसलिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य है। ये थी पूरी धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, उसके बाद अगला आप डालेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये अगली विशेषता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या? हम लोग वोट डाल सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात आपको और बता दे रहे हैं, जब हम लोगों का संविधान लागू हुआ था उस समय वोट डालने की जो एज थी वो 21 यानी 21 साल थी। ठीक, बाद में उसे जो है कम करके कर दिया गया 18 साल। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग सब लोग वोट डाल सकते हैं, सभी को वयस्क जितने भी हैं 18 साल से ऊपर उन्हें वोट डालने का अधिकार है।
राज्य के विधानसभा व लोकसभा का जो चुनाव है, आपने देखा होगा यहाँ से विधायक, सांसद जो भी हैं सब लोग, हम लोग कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। हमारे संविधान की विशेषता है। बिना धर्म के, बिना भेदभाव के हम लोग वोट डाल सकते हैं। यह नहीं कि हिंदू हिंदू को डालेगा, मुस्लिम, किसी को भी वोट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तनवीर खान को वोट देते हैं, कई सालों से वो चेयरमैन बने हुए हैं तनवीर जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा। बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट देते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। जैसे विधायक में हर आदमी खन्ना जी को वोट देता है, अपना अपना जो भी है। तो कुल मिला के वहाँ पे कोई भी दे रहा हो, हिंदू दे रहा हो, मुस्लिम दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो। क्यों? क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा। ठीक, ये हमारे संविधान की विशेषता है। तो पहले संविधान में क्या था? 21 वर्ष, लेकिन 1989 में, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एज कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। एकल नागरिकता है भारतीय में। यहाँ पर संविधान में क्या है कि सबको एक नागरिकता है। हम लोग सब लोग क्या है? इंडियन है, पहले बता चुके हैं। जैसे हमने आपको बताया था, पहले यहाँ पे नहीं थी एकल नागरिकता। आपको थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे, चलो बात से बांधने के लिए। कश्मीर में अलग नागरिकता, संविधान अलग था। ठीक है। वहाँ की जो कश्मीर के लोग तो होते थे, उनके पास कश्मीर की भी नागरिकता होती थी और भारत की भी नागरिकता होती थी, डबल नागरिकता होती थी। तो उससे क्या होता था? दोहरी नागरिकता हो गई वो। तो फिर क्या हुआ? मोदी जी अभी यहाँ पे जल्दी 370 35A हटाया गया था, ये तो था। हाँ, 35A खत्म कर दिया, गायब कर दिया। उसके बाद क्या? अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित अलग अलग प्रदेश बन गए और अब वहाँ पे कुछ नहीं है, सब खत्म। एक सिंगल नागरिकता, वो लोग भी क्या कहेंगे? अब भारतीय हैं। वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। ठीक। अगला नंबर आप डालेंगे 14 नंबर या 10वां, जो भी विशेषता, हमें नहीं मालूम है कौन सा पॉइंट है। तो अगला पॉइंट आप डालेंगे स्वतंत्र निकाय। ठीक। तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र कैसे? यहाँ पे विधायिका है, कार्यपालिका है, सरकार है, ये तो सब है ही। लेकिन इसके अलावा कुछ स्वतंत्र निकाय भी जो खुद काम करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है। ठीक है। वो किसी के अंतर्गत काम नहीं करता, स्वतंत्र है वो काम करने के लिए, चाहे कोई सरकार हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। हालांकि आरोप लगते रहते हैं चुनाव आयोग पे कि जो है, जो सरकार जिसकी होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, उसी का चुनाव आयोग चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। उसी तरीके से जो भारत का नियंत्रक होता है, महालेखाकार होता है, कई सारी संस्थाएं होती हैं जिसमें हम लोग आते हैं, सब लोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल स्वतंत्र है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगला नंबर आप डालेंगे आपातकालीन प्रावधान। ये भी विशेषता। आपातकालीन प्रावधान क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया। कैसे? राष्ट्रीय आपातकाल, जरा सुनिए। मान लिया युद्ध हो जाए, युद्ध कोई आक्रमण कर दे या कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे, बहुत तेज विद्रोह हो जाए, तो क्या होगा? आज तक टोटल 3 बार ये लगाया गया। ठीक। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लिखा गया राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक। राज्य में आपातकाल जो होता है वो राष्ट्रपति शासन होता है, जब तब लग जाता है। पता लगा केंद्र में किसी की सरकार है, वहां राज्य में नहीं है, उन्हें थोड़ी बहुत खुरापात करी और राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, उनकी सरकार जो है गिरवा दी। ठीक है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति शासन जो है जब तक लगता रहता है। ये जो है 365 अनुच्छेद और 385 अनुच्छेद। 365 अनुच्छेद में क्या है? अगर राज्य संवैधानिक तंत्र की असफलता, संविधान को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो 365 के तहत, और केंद्र के निर्देशों को नहीं मान पा रहा, जो केंद्र से उसे नहीं मान पा रहा, तो 385 के तहत राज्य में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक। ये जब तक लगता रहता है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा। कब लगेगा? अगर कोई बाहर से युद्ध हो गया या फिर मामला गंभीर हो गया, देश के अंदर जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया किसी ने, ये सब। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय मतलब जब पैसे की दिक्कत होगी। ये आज तक भारत में नहीं लगा और सब लोग दुआ करो कि कभी ना लगे। ठीक। कि पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और आदमी जो है भुखमरी, ये सब बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, तब लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। ये आज तक नहीं लगाया गया और सभी लोग दुआ कीजिए कि कभी भारत में लगाने की नौबत भी ना आए। नहीं आएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत, सबसे अच्छी बात यहाँ पर भारत की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे का मतलब बुरे बहुत हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं बुरे लोग कितने, बहुत कम हैं। वही आपको जगह जगह दिखाई देते रहते हैं। थोड़े बहुत बुरे लोग हैं, वही सबको दिखते हैं। लोग कहते हैं दुनिया बहुत बुरी है। वो जो बुरे हैं वो कूद फलांग करते रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, इसलिए लगता है कि सब बुरे हैं, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं, मदद करने वाले बहुत हैं। अभी हमने देखा कहीं फेसबुक पर अगर एक पोस्ट भी पड़ी हो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है या ब्लड की, तो बहुत सारे लोग नीचे आ जाएंगे, अपना नंबर देंगे कि हम कर देंगे, या वहाँ चले जाइए। तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। बुरे लोग क्या हैं? बस 2-4 हैं जो कहीं डिसलाइक करके चले गए, कहीं 2-4, तो वो बुरे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें किनारे रखिए और अपने आप आगे बढ़ते जाइए। अच्छे लोग आपको मिलते चले जाएंगे, खुद अच्छे हो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है त्रिस्तरीय सरकार। हम आपको बता चुके हैं पहले सरकार कैसी थी, 2 स्तरीय थी। केंद्र था,
राज्य था। अब सरकार कैसी हो गई, त्रिस्तरीय। 1992 में, सुन लीजिए, 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के तहत स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। यानी सबसे ऊपर होएगा केंद्र, फिर केंद्र के नीचे कौन होएगा, राज्य, और फिर राज्य के नीचे कौन होएगा, स्थानीय सरकार होगी। जैसे चुनाव इस समय भी चल भी रहा है, पता नहीं कौन कौन सी पंचायत के, ठीक है, तो स्थानीय सरकार भी होगी। उसके बाद आखिरी का 1-2 बचे हुए। अगली आप हेडिंग डालेंगे विशेषता में सहकारी समितियां, ठीक। जो 97वां संविधान संशोधन किया गया अधिनियम 2011 के तहत, 97 वाला, उसने बताया सहकारी जितनी भी समितियां होती हैं, 7 वाली समितियां जो बनाई जाती हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार जोड़ा गया, ठीक। सहकारी समिति कोई भी बना सकता है, हम बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई भी। और अनुच्छेद 43 ठा के तहत राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया, ठीक। इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जोड़ा गया। और नया भाग जोड़ा गया केवल इसी के लिए, 9B, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक इन्हीं सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। 9B अलग से जोड़ा गया, नया भाग, और उसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ आलोचनाएं हुई, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने संविधान की आलोचना की कि संविधान जो है वो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा उतार लिया, उधार का संविधान है। तो इस पे अंबेडकर साहब ने कहा कि उधार का संविधान कैसे हो सकता है भाई, जहां से जो चीज अच्छी लगी वहां से वो चीज हमने ले ली। कुल मिला के अगर कोई ये कहता कि ये कॉपी पेस्ट है तो गलत है, क्योंकि इसका मतलब, अंबेडकर साहब ने कहा, इसका मतलब उसने संविधान को कायदे से पढ़ा ही नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है। उन्होंने ये पूरा अपनी बात जो है स्टेटमेंट दिया कि इसका मतलब उसने संविधान को पढ़ा ही नहीं, उसे जानकारी नहीं है, ये अगर कोई कह रहा कि ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है। उसके बाद किसी ने कह दिया 1935 के जो अधिनियम उसकी कार्बन कॉपी है, जो 1935 वाला अधिनियम था उसकी। तो इन्होंने कहा दिक्कत क्या है, हमें कोई कहने में शर्म थोड़ी ना आ रही। अगर 1935 का जो अधिनियम था भारत का वो अच्छा था, लाया गया था, तो फिर टेंशन क्या है, हमने वहां से ले लिया है, दिक्कत की क्या बात है, उसे उठाया और लिख दिया। जो भी चीज़ अच्छी है अगर, तो उसे हमें कहने में कोई शर्म नहीं आ रही कि कॉपी। हम हमेशा कहते कि कॉपी क्या होता है यार, कॉपी कुछ नहीं। लोग कहते हैं तुमने उन्हें कॉपी किया, इन्हें क्या कॉपी क्या होता है, हमें बताओ। कॉपी नाम की कोई चीज नहीं होती। जो चीज आपको जहां से अच्छी लगे, यही तो भारत का संविधान है, जो चीज आपको जहां से अच्छी लगे वहां से ले लो। आप मान लो सड़क पर चलते हुए जा रहे थे और तुम्हारी जो चप्पल है वो बिल्कुल टूटी हुई है, घिनौनी है, या जो चप्पल है तुम हमेशा से खरीदते हो उसमें महक आती है, मान लो जूता है, जूते में बहुत महक आती है। आप जा रहे थे, आपने कहीं मेहमानी में उतारा, वहाँ महक आ रही थी, किसी ने कहा ऐसा करो कोई ब्रांड पहना करो, रेड चीफ पहना करो, वुडलैंड पहना करो, कोई ब्रांड पहनो तो महक आनी बंद हो जाएगी। तो क्या आपने उन्हें कॉपी थोड़ा ना कर लिया, आपने कहा कि जहां से जो अच्छा लगा वो ले लिया। उसी तरीके से इन्होंने कहा, गांधी जी हैं या जो भी लोग हैं, अंबेडकर साहब ने ज्यादातर जवाब दिए हैं क्योंकि अध्यक्ष थे वो प्रारूप समिति के। उन्होंने कहा कॉपी कुछ नहीं होता, जो चीज जहां से अच्छी लगी है वो वहां से ले ली गई है, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर साहब ने यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा हिस्सा इन पे साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया, यहाँ से चुरा लिया है, ये लगा दिया वो सब। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन का, जहाँ का भी हमने संविधान लिया, सबका संविधान लिया, हम मानते हैं, लेकिन हमने उसे अपनी तरह से ढाला, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा संविधान उठाया और रख दिया, ऐसा नहीं है। हमारे देश में चर्चाएं की गई, हमारी पूरी समितियां बनी, सदस्य बने, लोग गए, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे चर्चाएं हुई उस तरीके से हम लोग वहाँ पे गए और लोगों से बाकायदा बातचीत की। बातचीत के बाद में जब हमें लगा कि इसमें कुछ ठीक करना चाहिए तो हमने उसे ठीक कर दिया और तब हमने संविधान को फॉलो किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा संविधान की प्रमुख विशेषताएं हो गई। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे, अगली वीडियो एक बनाएंगे, देखते हैं, वरना उसके बाद आगे तो चलेगा ही। अगली वीडियो पे चर्चा होगी संविधान के बारे में। संविधान के बारे में क्या, हम संविधान की जितनी भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, उन सब के बारे में हम थोड़ा आपको बता देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, तो संविधान बहुत बड़ा है, आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम आपको यहाँ अगले वीडियो में बता देंगे। उससे क्या होगा, आप आराम से संविधान के बारे में पढ़ पाएंगे। वैसे इतना बड़ा 395, 96, 470 अनुच्छेद होगा, कैसे पढ़ोगे। तो आप क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कल अच्छे अच्छे अनुच्छेद कौन से। इंतजार कीजिए, मिलेंगे कल जब घड़ी इशारा करेगी सेम टाइम जैसे आती है अपनी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।